तो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है आपका 27 सितंबर और 27 सितंबर जैसा कि आपका जो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर है उसके पेपर जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और जो है आरंभिक शिक्षा का, जैसा कि आज का आपका जो प्रथम पेपर था आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा उसकी संख्याओं और क्षमताओं का विकास, उसका जो है पेपर चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। नहीं देखा होगा तो उसको जाके सबसे पहले देख लीजिएगा और मेन कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर से बताइएगा कि आपका कैसा रहा उस पेपर में स्कोर। बात करेंगे इस पेपर की शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसका क्या जो है इसका क्या आपका जो है स्कोर रहा है ये भी आपको बताना है। और बात चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो 15 नंबर का जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें से आपके 15 आए हैं या कितने एमसीक्यूज जो आपके हैं सही हुए हैं उसको आपको बताना है। देखिए, यहाँ पे आपका पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये जो है जानकारी देना चाहती हूँ कि जो हमारा चैनल पे आपके जो इंग्लिश का पेपर है 29 को आपका इंग्लिश का पेपर होगा, तो वो उसके लिए मॉडल पेपर जो है चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। वहाँ जाकर के आप चैनल पे विजिट कीजिए और जाकर के देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नए हैं तो, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, तभी आप देख पाओगे। तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा इंग्लिश का मॉडल पेपर, उसको आप जाके देख सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान का जो है फास्ट रिवीजन जो है आपके लिए एक मास्टर वीडियो वो आपके लिए जो है अपलोड कर दिया गया है, जिसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन है जो आपका एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं हिस्ट्री का आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के पेपर में राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपके एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा लगभग हिस्ट्री कवर करते हैं, उसका जो है एक वीडियो मास्टर वीडियो अपलोड किया गया है। मुश्किल से वो 20-25 मिनट का वीडियो में आपकी सारी चीज़ें एकदम जो है वो क्लियर की गई हैं। उसको ज़रूर से देख लीजिएगा जाके, वहाँ से आपको ना सिर्फ एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट हर तरीके की हेल्प मिलने वाली है, तो आप उसको ज़रूर जाकर देख लो। उसके अलावा ये अब हम बात करते हैं, चलिए फटाफट से इसकी। हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो इसका जो है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली में जो है आपका इसका मुख्यालय स्थित है। यह है क्या? एनसीईआरटी है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बोलते हैं। बात करें स्थापना की तो 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी जगह राष्ट्रीय की जगह राज्य लिखा होता तो वो आपका एससीईआरटी हो जाता, और एससीईआरटी का जो अगर पूछा जाता है आपसे मुख्यालय तो वो आपका लखनऊ में हो जाता है। यहाँ आपसे एनसीईआरटी का मुख्यालय पूछा है तो उसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। आपका ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली जो है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई थी। यानी आपसे आपने पूछा है कि डाइट जो है इसको हम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं, उसकी स्थापना जो है कब की गई। नई शिक्षा नीति 1968, नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति 1986 या फिर कोठारी आयोग। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर की तो नई शिक्षा नीति 1986 की थी। उसके तहत जो है 33 जिलों में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। आपका डाइट की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा डाइट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में अक्सर ही पूछा जाता है कि इसके कितने विभाग हैं, तो इसके जो है 7 विभाग है, ध्यान रखिएगा। ये यूपी टेट और आगे आपके जूनियर लेवल जो है आपका और वो सुपर टेट आपका जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वहाँ पे जरूर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन में। तो याद रखिएगा कि 7 विभाग हैं डाइट के: सेवा पूर्व विभाग, सेवारत शिक्षण विभाग, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग और शैक्षिक तकनीकी विभाग। इसके अलावा जिला संस्थान इकाई विभाग और सबसे आखिरी जो 7वां है वो है कार्यानुभव विभाग। तो ये आपको याद थोड़ा सा सुन लीजिए जिससे आपको मतलब रहे कि हाँ आपने ये चीज़ से पढ़ी हुई है। देखिए उसके अलावा ये आपका अगला प्रश्न है कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है: विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष या फिर पुस्तकालय या म्यूजियम। सही उत्तर है आपका पुस्तकालय। पुस्तकालय जो है देखिए वो आपका क्या है, विद्यालय की जो है वो भौतिक प्रयोगशाला है। प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ है 2018 में। यहाँ पे 2018 में जो है ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। जिसने भी चैनल पे जो है पढ़ा होगा इन सारी चीज़ों को, आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, तो उसका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ होगा। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ क्योंकि रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। यह कथन किसका है? लॉरेंस पीटर, एफ ड्रकर, हेरोल्ड कीनस या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो यहाँ पे देखिए आप कहीं कहीं बुक में, जैसे आपका राजन हो गया, पवन की सीरीज हो गई, उसमें आपको कहीं कहीं ये एफ.डब्ल्यू. टेलर मिलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर आपका हेरोल्ड कीनस है। हेरोल्ड कीनस के द्वारा ये कथन दिया गया था कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही जो है वो प्रबंधन कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता है? ए आकार, आई आकार, ई आकार या डी आकार। ये जो आपका क्वेश्चन है ये थोड़ा सा
बात करें तो जो आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें प्रॉपर इन चीज़ों को दिया गया है, लेकिन वहाँ पे ए आकार और डी आकार का कोई वर्णन नहीं किया गया है। आई और ई आकार का वर्णन है कि जो है विद्यालय के जो है मतलब इस प्रकार के भवन होते हैं, और जिसमें से विद्यालयों के लिए अगर स्पेशली आपसे पूछा जाता या आगे कभी पूछा जाए कि विद्यालय के लिए किस प्रकार के भवन जो हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, तो वो ई आकार के सबसे अच्छे होते हैं। यहाँ पे आपका ई और आई तो भवन होते हैं, लेकिन ए और डी के बारे में मतलब नहीं है आपके सिलेबस में कि क्या है। मेरे अकॉर्डिंग जो है डी आकार के भवन नहीं होते हैं। आपने मतलब क्या इसमें सही किया या आपने कहीं पढ़ा हो तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कुर्सी व मेज की स्थिति जो है वो छात्रों के लिए कैसी होनी चाहिए। आपसे पूछा है कि कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए कैसी होनी चाहिए, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक या फिर उपयुक्त सभी। थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे फोटो जिसने भी भेजी है, तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने आंसर फटाफट से देखने हैं। बात करें यहाँ पे सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ऋणात्मक होनी चाहिए। छात्रों के बैठने हेतु जो एक स्थिति उत्पन्न की जाती है जो उचित होती है वो ऋणात्मक होती है। इस स्थिति में होता क्या है, कुर्सी डेस्क के नीचे जो है वो घुसी हुई होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस स्थिति में जो आप बैठने और लिखने में जो है बहुत ही उपयुक्त होती है ये चीज़, इसलिए जो है यहाँ पे इसका आपका सही उत्तर है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर 2। जिसने ऋणात्मक किया होगा उसको 1 नंबर जरूर से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मातृ शिक्षक संघ जो MTA है उसकी बैठक माह के किस दिन कराने का जो है वो प्रावधान किया गया है। बात करें यहाँ पे शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार, बुधवार या फिर मंगलवार। बहुत आसान है, यहाँ पे शनिवार और रविवार को ऐसा जो है कराने के लिए तय किया गया है। क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है, शनिवार और रविवार को इसलिए भी क्योंकि जो माताएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं एक छुट्टी के दिन होते हैं ये शनिवार और रविवार, तो इन दिनों में उनके पास समय होता है, वो अच्छे से भागीदारी इसमें ले पाती हैं, इसलिए इन दिनों को चुना गया है। इसका रीज़न बेसिकली इसके पीछे ये है कि शनिवार और रविवार को ही जो है वो बैठक जो है कराने का प्रावधान किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मुक्त इग्नू की स्थापना जो है वो कब की गई। इग्नू की बात करें फुल फॉर्म, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्थापना 1982, 1985, 1885 या फिर 1986। तो यहाँ पे इग्नू की जो स्थापना है वो 1985 में की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो जो है वो फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके टाइम से। और अपने सभी फ्रेंड्स में जिनने भी पेपर दिया है, जिन भी लोगों ने भी उन सभी के साथ जो इसको शेयर जरूर से कर दीजिएगा और लाइक करके जरूर से बताइए। कमेंट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर से बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है। बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, ग्राम प्रधान, अभिभावक या बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 एब्सोल्युटली राइट। बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक जो है वो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे सचिव होते हैं, सदस्य होते हैं ग्राम शिक्षा समिति के, लगभग 15, जिसमें से 11 अभिभावक होते हैं, NM होती है, NM और उसके अलावा लेखपाल वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो आपसे पूछा है कि सदस्य सचिव कौन होता है, तो वो बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो होती हैं जो आप विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ अलग से जो उनके अवकाश का समय होता है, जो छुट्टी का समय होता है, उसमें आप कुछ अलग से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि तर्क शक्ति का विकास कौन सी ऐसी गतिविधि करती है। निबंध लेखन, अभिनय, खेलकूद या फिर वाद विवाद। सबसे अच्छा वाद विवाद में तर्क शक्ति जो है लॉजिक यूज़ करते हैं हम जब हमको किसी से तर्क करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वाद विवाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विद्यालयों में अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो विद्यालय हैं उसमें जो अभिलेख होते हैं, मतलब बहुत सारे रजिस्टर्स की बात की गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। दंड का साक्ष्य, दंड से कोई मतलब नहीं है। अनियमितता की जानकारी नहीं रखनी है। निरीक्षण में सहयोग, ऐसा भी नहीं है। आवश्यक सूचनाएं जो होती हैं, किस बच्चे का कब एडमिशन हुआ, क्या उसका रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी जो हैं वो आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव के लिए जो है विद्यालय में अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य जो है रखना जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण, सबसे पहले पर्यवेक्षण का मतलब समझ लीजिए। पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन, मतलब जब आप किसी के अंडर में काम करो और कोई आपके ऊपर जो है निगरानी करे। निगरानी ऐसा नहीं कि डांट डपट वाली, ऐसा नहीं, आपको कुछ एक गाइड करे, आपको और अच्छे से बताए कि आपको किस तरह से काम करना है, आपको निर्देशन दे, आपका मार्गदर्शन करे, वो है आपका पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण का
मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, या फिर सामान्य निर्देश देना, या फिर कक्ष का निरीक्षण या अनुदानों के अपव्यय का निरीक्षण। जहाँ पे संपूर्ण आ जाता है तो संपूर्ण का मतलब ही होता है सब कुछ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना जो है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपसे पूछा है कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था क्या है। सीमैट, बीआरसी, SCERT या फिर डाइट। जिला स्तर पर आपसे पूछा है, आपको पता है कि जिला स्तर पर डाइट होती है, बीआरसी वगैरह ब्लॉक स्तर पर होती हैं, तो यहाँ पे डाइट जो है वो जिला स्तर पर सबसे ऊंची संस्था मानी जाती है, सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। तो यहाँ पे डाइट जो है वो आपका इसका सही उत्तर होगा, यानी 13 के लिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जिसने मार्क किया उसका 1 नंबर बिल्कुल से पक्का है। आई होप आप सभी ने जो है वो सही किया होगा, और चैनल पर जुड़े होंगे तो डेफिनेटली आपने सही किया होगा, क्योंकि ये सारे ही जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रही हूँ। अब जैसे यही जो क्वेश्चन है आपका कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये 2016 में आ चुका है, इसकी परीक्षा में चतुर्थ सेमेस्टर की 2016 में, और देखिए फिर से इस बार रिपीट किया हुआ है, तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। देखिए आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 2005 में आया था। आपदा प्रबंधन विधेयक लागू भले ये 2006 से हुआ, लेकिन संसद में आपसे पूछा है ना कि कब प्रस्तुत किया गया, तो ये 2005 में संसद में जो है वो प्रस्तुत कर दिया गया था। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 2005 आपदा प्रबंधन विधेयक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए एमसीक्यू लास्ट है यहाँ पे 15। मैंने पहले भी बोला है कि एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं आपके इन पेपर्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है अच्छा स्कोर करने के लिए एमसीक्यू का। देखिए क्वेश्चन है आपका कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ या फिर आगरा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रयागराज, जिससे पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था, तो इलाहाबाद हो या प्रयागराज हो एक ही बात है। यहाँ पे आपका जो है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और यहाँ से आपके खत्म होते हैं ये 15 एमसीक्यूज। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहा आपका स्कोर, कितने एमसीक्यूज आपके रहे सही, ज़रूर से सभी को बताना है, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर से करते चलिएगा। बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, और देखिए यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न था आपसे कि शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक प्रबंधन आपको बताना है कि क्या होता है। प्रबंधन एक तरीके से किसी भी चीज़ में, एक समूह में संगठित रूप से कार्य करने के लिए कैसे करा जाए, उस कार्य को किस तरह अनुशासन में किया जाए, क्या समन्वय स्थापित किया जाए, ये सारी चीज़ें, कैसा एक माहौल मिले, कैसे मानव विकास जो हो, ये सारी एक चीज़ें हैं जो आप शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा से जोड़ करके लिख सकते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा गया था लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं। लर्निंग कॉर्नर आपको जो है लर्निंग कॉर्नर कई बार बताया गया है कि लर्निंग कॉर्नर एक तरीके से समझें तो एक जो पुस्तकालय होता है, एक विद्यालय है जिसमें जैसे आप पुस्तकालय होते हैं वहाँ पे आप कई तरीके की जो है चीज़ें रखते हैं, उसी को जो है लर्निंग कॉर्नर कहा जाता है। अगर अब बात करें और डिटेल में तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, लर्निंग जिसका अर्थ है सीखना और कॉर्नर का अर्थ है कोना। ठीक है, मतलब सीखना और कोना, अर्थात इसका पूरा अर्थ हुआ सीखने के लिए कोना, सीखने के लिए एक कोना। तो बात करें इसका शाब्दिक अर्थ की तो एक विशेष तरीके से वो चीज़ है कि जो शिक्षार्थी को सीखने में सहायता प्रदान करती है। और लर्निंग कॉर्नर में आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हो, जैसे चार्ट हैं, मॉडल हैं, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित और क्रमानुसार तरीके से रख सकते हो। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो कठिन प्रकरण है उसको सरल बनाने में सहायता मिलेगी। नीरस जो विषय हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं पढ़ने के लिए, और जो हमारी ओवरऑल अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावी आप जो है वो बना सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे उपकरण, शिक्षण सामग्री, चित्र, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो, ग्लोब वगैरह, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। उसका तो कोई एंड नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो लर्निंग कॉर्नर में जो भी सीखने में आपको हेल्पफुल करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है, आपसे पूछा गया था। फिर पूछा गया आपसे कि मीना मंच का क्या उद्देश्य है। मीना मंच एक समझ लीजिए बालिकाओं के लिए एक अवसर है। विद्यालयों में बालिकाओं के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जाता है जिससे वहाँ पे वो खुलकर अपनी बातों को कह सके, उनको पूरा अवसर दिया जाता है कि वहाँ अपने मन की वो बात उस मंच पर आकर कह सकें। इससे उनके आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास का जो है वो एक प्रकार से विकास होता है, यही है मीना मंच। फिर आपसे पूछा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आपका क्या आशय है। देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं मैंने आपको एमसीक्यू में भी एक्सप्लेन किया कि कहीं ना कहीं जो पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई को ही रुचिकर बनाने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कभी कभी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो अवकाश का एक समय होता है उसको सदुपयोग में लाने के लिए भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत अच्छी हैं। छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, और जो बच्चों के अंदर एक अंतर्निहित जो शक्ति होती है उसको डेवलपमेंट होने का बहुत अच्छा चांस मिलता है जब वो कुछ बोल पाएंगे किसी भी तरीके से। क्विज हो, डिबेट हो, कंपटीशन हो, है ना, तर्क है, वाद
वाद विवाद है या सामान्य ज्ञान संबंधी कोई प्रतियोगिता है, रंगोली कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, कोई गेम है, कबड्डी है, इस तरीके की चीज़ों में बहुत अच्छा जो है वो एक तरीके से रोल अदा करता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। और आज के जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा है वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से ही बच्चों को पढ़ाना जो है वो सिखाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी में ये। किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाएं हैं सुनामी, बाढ़, सूखा, बादल फटना, कोई भी आप 4 प्राकृतिक आपदाएं लिख सकते हो, आती ही रहती हैं। फिर है प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर था। डाइट मेंटर कौन होते हैं, अभी ये चीज़ एक नई है जो डाइट ने मतलब लागू की है कि डाइट मेंटर से तात्पर्य ये है कि शिक्षकों के मतलब सपोर्ट के लिए इनकी जो है नियुक्ति की जाती है डाइट मेंटरों की। ये एक प्रकार से छात्र ही होते हैं जो प्रतिदिन किसी ना किसी स्कूल में जाते हैं और वहाँ पढ़ाते हैं या कुछ ऐसा शिक्षकों को बताते हैं या फिर उनके जो शिक्षक हैं उनके शिक्षण व्यवस्था में क्या सुधार किया जा सकता है उसके लिए जो इनको शासन की तरफ से गाइडलाइन मिली होती है उसके अनुसार वो उनको बताकर और अधिक प्रेरित करते हैं। ये है डाइट मेंटर का काम। फिर आपसे पूछा है कि विद्यालय अभिलेख के महत्वपूर्ण प्रकार बताइए, बहुत हैं। फिर है शैक्षिक पर्यवेक्षण को। पर्यवेक्षण मैंने आपको बताया कि सुपरविजन होता है, मतलब उच्च दृष्टि, एक तरीके से जो समुचित विकास कर पाएगी उसका। 2019 में ये क्वेश्चन सेम आ चुका है। शैक्षिक पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। तो जो लोग श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ वैसे नहीं पर शिक्षा के क्षेत्र में जिनको ज़्यादा वो है ये ज्ञान है या जो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं वो जो उनके अधीनस्थ होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनके कार्यों की देखरेख करते हैं, एक तरीके से अच्छी निगरानी रखते हैं, निर्देशन में उनके काम होता है, मार्गदर्शन देते हैं उसको और निरीक्षण जो है इन तरीके से करते हैं जिससे एक बेहतर रिजल्ट मिल पाए और समुचित विकास हो पाए। ये है शैक्षिक पर्यवेक्षण, सुपरविजन एक प्रकार का। फिर संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा रखा जाता है। संचयी अभिलेख पत्र जो होते हैं उसमें जो शिक्षार्थी पर्टिकुलर हर एक शिक्षार्थी के व्यक्तिगत आकलन का एक पूरा ब्यौरा होता है उसमें कि उनका क्या मूल्यांकन रहा, कैसा उनका वो रहा, रिजल्ट रहा और क्या कमी है। ये सारी चीज़ें जो है संचयी अभिलेख पत्र में पर्टिकुलर हर एक बच्चे की रखी जाती हैं। उसके अलावा विद्यालय के संबंध में रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन बहुत सारे हैं जो विद्यालय के संबंध में आप बता सकते हो ना। उसके अलावा जिला समन्वयक जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है, आपसे पूछा है कि जो जिला समन्वयक होता है वो जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है। फिर है कि शैक्षिक भ्रमण के कोई 2 महत्व बताइए। भ्रमण तो नॉर्मल भी कितना कुछ दे के जाता है एक्सपीरियंस, तो शैक्षिक भ्रमण में भी वही चीज़ है। फिर भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ, तो भारत में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो आपका RTI जो है वो आपका 22 जून 2005 से जो है वो प्रभावी हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, फटाफट से कमेंट करके अपना स्कोर बताइए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बात करें लघु उत्तरीय प्रश्नों की तो आपसे पूछा है कि विद्यालयों में शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष एवं पुस्तकालय प्रबंधन को समझाइए। प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका है। उसके अलावा शिक्षक संदर्शिका से आप क्या समझते हैं ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। और पाठ्य सहगामी क्रियाएं बतानी हैं। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य में आपका प्रधानाध्यापक जो सचिव होता है, लेखपाल, ANM, उसके अलावा 11 अभिभावक सदस्य, मतलब कम से कम 15 जो हैं इसमें होते हैं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य। उनके कार्य आप बता सकते हैं। देखिए ये जो शिक्षक संदर्शिका है ये भी जो है क्या है, ये चीज़ भी समझ लीजिए कि शिक्षक संदर्शिका जो है वो शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन का एक प्रकार से कार्य करती है। इसमें जो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण विधि के जो सरल उपयोग हैं, रुचिकर बनाना उसे, इन सब चीज़ों का वर्णन होता है। और शिक्षक को शिक्षण के से पूर्व जो है शिक्षक संदर्शिका का अवश्य ही एक बार जो है मतलब कहते हैं कि अध्ययन कर लेना चाहिए और इससे क्या होता है उनका अधिगम जो है वो बहुत ही प्रभावी बन जाता है। तो यही है, शिक्षक को संदर्शिका का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। ये कोई मतलब ये व्यक्ति नहीं है शिक्षक संदर्शिका, अगर आप समझें ये एक प्रकार से एक प्रभावशाली एक तकनीक है जिसका जो है शिक्षण कार्य से पहले उसको पढ़ लेना चाहिए उन सारी चीज़ों को, जिससे एक आप अच्छा रुचिकर और सरल तरीके से बच्चों को जो है अध्यापन का कार्य करा सकें, तो बच्चों के लिए कर सकें अध्यापन का कार्य। तो ये था आपका आज का पेपर। आई होप आप सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा। आपके आने वाले नेक्स्ट पेपर्स के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा मैं ये बताना भूल गई कि अभी आपके लिए जो है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिया जाएगा शाम 6 बजे। उस सभी को जो लोग हैं वो जा करके वहाँ पे उसको मॉडल पेपर्स को देख लीजिएगा, हेल्पफुल होगा आपके कल वाले पेपर के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय